Hello, students. In this chapter, so far we have studied making frequency distribution table to organize the given data. ठीक है, जो भी डेटा देता है उसको ऑर्गेनाइज वे में हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के. ठीक है, देर आर सम अदर वेज टू रिप्रेजेंट द डेटा. तो जो अवर नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, क्योंकि पिक्चर से हम ज़्यादा अच्छा समझते हैं. तो डेटा को हमने ऑर्गेनाइज तो कर दिया, लेकिन फिर भी अगर हम उसका ग्राफ बना दें तो देखते ही बात समझ में आ जाएगी कि सिचुएशन जो है उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट एनालिसिस है वो क्या है. ठीक है, यानी किसी की अगर मान लो परफॉर्मेंस है साल भर की, अगर उसका हम ग्राफ बना दें तो देखते ही समझ में आ जाएगा कि ग्राफ ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है. ठीक है, लेकिन डेटा को तो देखना पड़ेगा. उसके बाद ये देखना पड़ेगा ये मार्क्स जो थे वो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, कितने पासिंग मार्क्स हैं, वो सब हमें डिटेल्स की ज़रूरत पड़ती है. तो इसलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू कंक्लूड, यानी जो भी हमारा सर्वे है उसका जो डेटा है उससे हम कुछ भी कंक्लूजन निकाल सकें. तो सबसे जो बेस्ट वे है दैट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. तो यहाँ पे हम 3 तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे: बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स. तो सबसे पहले है बार ग्राफ्स. तो बार ग्राफ में हम रेक्टेंगल्स बनाते हैं टू रिप्रेजेंट द डेटा. लेकिन बार ग्राफ हम यूज़ करते हैं व्हेन द नेचर ऑफ द डेटा इज़ इंडिविजुअल. तो जब अनग्रुप्ड डेटा दिया हुआ हो तो हम रेक्टेंगल्स का यूज़ करते हैं ग्राफ पेपर पे. तब जो ग्राफ बनता है उसको हम कहते हैं बार ग्राफ्स. फॉर एग्जांपल, द डेटा ऑफ ब्लड ग्रुप इज़ गिवन, देन वी कैन रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली यूजिंग बार ग्राफ्स. तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप और फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हम ब्लड ग्रुप को लेंगे एक्स एक्सिस पे और फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे. तो जैसे ए लिया हमने, इंडिविजुअल है सारे, ए बी ओ. तो ए में है 2. ठीक है, तो 2 का स्केल ले लेते हैं, 2 4 6 8. ठीक है, तो ए में 2 है तो ये 2 तक का बन जाएगा. बी में है 3, तो 3 यहाँ होगा मिड पॉइंट पे 2. फिर ए बी में है 5 और ओ में है 7. तो इन दिस वे we can represent the data in the form of bar graphs when the nature of the data is ungrouped or individual. So let's start exercise 14.3. So let's start from question 3. We'll move from question 3 to question 1. Okay, क्योंकि 3 is the most easy. फिर हम धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन 1 की तरफ बढ़ेंगे. ठीक है, so in this third question, given below are the seats won by different political parties in the polling outcome of a state assembly elections. तो उस स्टेट में जो इलेक्शन हुए थे वहाँ पे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ए बी सी डी ई एफ, दीज आर पॉलिटिकल पार्टीज़. और उनको जो सीट्स मिली हैं, जितनी सीट्स वो जीती हैं वो गिवन है 75, 55, 37, 29, 10 एंड 37. कैन आई ड्रा अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट. इसको ग्राफ से बताओ तो कि सिचुएशन क्लियर हो. और फिर सेकेंडली इट इज़ आस्क्ड दैट विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स. वी कैन ऑब्जर्व दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स वॉन आर 75 बाय पार्टी ए. ओके, सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ. Let's take political parties on x-axis and seats won on y-axis. So firstly we have to choose a suitable scale to represent the data correctly. So we can observe that number of seats won are 75, 55, 37, 29, 10, 37. तो maximum value 75 है, तो हम 10 का गैप लेते हैं. ठीक है, 1 बिग डिवीजन में हम 10 यूनिट लेते हैं ताकि हम उसको इफेक्टिवली रिप्रेजेंट कर पाएंगे. ठीक है, हमने तो स्केल लिया वाई एक्सिस पे. 1 बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स. ये 1 बिग डिवीजन होता है बच्चों, ये 1 ब्लॉक इज कॉल्ड 1 बिग डिवीजन. इसमें हमने 10 यूनिट का गैप लिया है.
क्योंकि हमारी मैक्सिमम वैल्यू 75 है, इसलिए उसको हमें दिखाना है. वी आर रिप्रेजेंटिंग पॉलिटिकल पार्टी ऑन एक्स एक्सिस, और हम देख रहे हैं कि देर आर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. सो विल टेक वन पॉलिटिकल पार्टी ऑन वन बिग डिवीजन ऑन एक्स एक्सिस. ठीक है, तो हमने स्केल ले लिए हैं, स्केल लिख दिया है. अब नाउ विल स्टार्ट प्लॉटिंग द ग्राफ. तो पॉलिटिकल पार्टी ए ने 75 सीट्स जीती हैं, तो 70 और 80 के मिड पॉइंट जो होगा दैट विल बी 75. इस ग्राफ पेपर पे बिग डिवीजन्स में बीच में शॉर्ट लाइंस, स्मॉल डिवीजन्स मार्क नहीं किया, लेकिन आप जो बाज़ार से ग्राफ पेपर लाएंगे उसमें वो लाइंस रहेंगी, तो आपके लिए ईजी रहेगा प्लॉट करना. ठीक है, तो ये ए पर आ गया 75, बी पर है 55, सी पर है 37. तो 30 के आगे हम 7 स्मॉल डिवीज़न चलेंगे. ठीक है, आपके ग्राफ पेपर में मार्क किया हुआ है, तो आप उसमें इजीली देख सकते हैं. डी पर है 29, तो 20 के आगे 9 लाइंस होंगी 30 से जस्ट पहले. ई पर है 10 और एफ पर है 37. So in this way we can draw a bar graph. Now in second part it is asked which political party won the maximum number of seats. So we can directly observe the height of the rectangle of party A is maximum. Therefore party A won the maximum number of seats. Now in second question, the following data on the number of girls per 1000 boys in different sections of Indian society is given below. ठीक है, डिफरेंट कास्ट और ट्राइब्स जो हैं उनमें बताया कि पर 1000 बॉयज़ नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है. यानी शेड्यूल कास्ट में 1000 बॉयज़ पर 940 गर्ल्स हैं, ये रेशो है गर्ल्स और बॉयज़ के नंबर का. शेड्यूल ट्राइब में 970 है, अर्बन में 910 है. तो ये सब बताया गया है. ठीक है, फिर इसके बाद पूछा है कि रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबोव बाय बार ग्राफ. इसको बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सारा डेटा इंडिविजुअल है, देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन दीज कास्ट एंड ट्राइब्स. ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे बार ग्राफ ही बनेगा. फिर कहा है कि इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव. तो ये तो एक एक्टिविटी है, तो बस हमें प्लॉट करना है. तो सबसे पहले हम स्ट्रेटजी बना लेते हैं कि एक्स एक्सिस पे हमें रिप्रेजेंट करना है कास्ट को. ये एक्स एक्सिस पे जाएगा, और ये जो है नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉय, इसको हम लेंगे वाई एक्सिस पे. ठीक है, और एक्स एक्सिस पे वन बिग डिवीज़न में हम वन सेक्शन ले लेंगे. वन बिग डिवीज़न में वन सेक्शन, और यहाँ पे हम देख रहे हैं 910 से स्टार्ट है और 970 तक मैक्सिमम है. ठीक है, तो 10 से 70 यानी 60 हमारा वेरिएशन है. हमें 60 वैल्यूज़ दिखानी है. तो यहाँ पर हम 10 का गैप ले सकते हैं बच्चों. ठीक है, तो यहाँ पे हम वन बिग डिवीज़न में 10 यूनिट्स लेंगे. सो हमने सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लिया है एक्स एक्सिस पे, और नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ लिया है हमने वाई एक्सिस पे. सो फर्स्टली विल राइट द स्केल. On x-axis, one big division is equals to 1 section of society. On y-axis, one big division is equals to 10 girls. तो सबसे पहले शेड्यूल कास्ट में है 940 गर्ल्स पर 1000 बॉयज़. ठीक है, 940 है पहले, तो ये 940 then and scheduled tribe we have 970.
Then in non-SC ST we have 920. Then in backward district we have 950. Okay. Then in non-backward district we have 920 again. Then rural we have 930. Rural में 930. And in urban we have 910. In urban we have 910. Okay, so in this way we can represent the given data. तो इस तरह से हम बार ग्राफ के थ्रू हमने दिखाया कि डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी में नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ जो हैं वो किस तरह से हैं, ठीक है, उसका वेरिएशन कैसा है। तो देखते ही पता चल रहा है कि शेड्यूल्ड ट्राइब में सबसे ज़्यादा है और अर्बन में, शहरी इलाकों में सबसे कम है रेशो, ठीक है। सो इन फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 14.3, a survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the ages 15 to 44 in years worldwide, यानी ये एक डेटा दिया है कि 15 से 44 एज वाली जो वुमेन है वर्ल्ड वाइड, उनकी जो डेथ है उसका कॉज जो है वो इसमें लिखा गया है। तो ठीक है, और जो डेटा है वो परसेंटेज में है, इसको कहते हैं फीमेल फर्टिलिटी रेट, यानी 100 में से 100% जो डेथ होती हैं उनमें से कितनी परसेंट डेथ का क्या कारण रहता है, ठीक है। जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन जो है उसका 31.8% है, न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन का 25.4 है, इंजरीज़ का 12.4 है, कार्डियोवास्कुलर कंडीशन से 4.3% वुमेन की डेथ होती है, रेस्पिरेटरी कंडीशन से 4.1% की, एंड अदर कॉजेज से 22%। सो रिप्रेजेंट द अबो इंफॉर्मेशन ग्राफिकली, तो हमें ग्राफिकली बताना है, रिप्रेजेंट करना है। तो हमें पता है कि ये सब इंडिविजुअल डेटा है, तो बार ग्राफ से ही हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फिर पूछा विच कंडीशन इज़ द मेजर कॉज, ठीक है ना, वुमेन की जो डेथ है उसका मेजर कॉज कौन सा है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो फिर थर्ड में एक एक्टिविटी का है कि ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर विच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज इन क्वेश्चन 2, यानी सबसे ज़्यादा डेथ जिस वजह से हो रही है उसके मेन कारण क्या हैं। ओके, ये सब करना है हमें। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला है ग्राफ लेना, सबसे पहला काम। उसके बाद स्केल चूज़ करना, तो हम एक्स एक्सिस पे तो कॉजेज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, डेथ के कॉज क्या हैं, और वाई एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे फीमेल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। और हम फिर स्केल लें कि एक्स एक्सिस पे तो हम वन बिग डिवीज़न में वन कॉज ले लेंगे, एक एक कॉज को एक एक सेक्शन में रखते जाएंगे एक डिवीज़न में, और वाई एक्सिस पे हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 31.8, ठीक है। तो यहाँ हम 5 का गैप अगर लें तो 5 7 या 35, तो 7 ब्लॉक में हमारा काम हो जाएगा। यही करते हैं हम, ठीक है। तो हमने एक्स एक्सिस पे कॉजेज ऑफ डेथ लिए हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन, इंजरीज, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, अदर, और वाई एक्सिस पे हमने 5% को लिया है, 5 10 15, तो इसमें हमारा सारा कवर हो गया। इधर मैंने स्केल लिख दिया, ऑन एक्स एक्सिस 1 बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 कॉज, ऑन वाई एक्सिस 1 बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू 5%। ओके, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेटा थोड़ा अनयूजुअल है, कुछ वैल्यूज़ है जिसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, जैसे 4.1 भी है, 4.3 भी है, तो कोई सा भी ऐसा सुटेबल स्केल नहीं जिससे सारी वैल्यूज़ दिखा पाएँ। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दिखाते हैं। जैसे 4.1 है तो उसको हम 4 मान लेंगे, इस तरह से हमें दिखाना है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन में 31.8, तो 30 के आगे हम ले लेंगे अप्रॉक्सीमेटली।
ठीक है, क्योंकि हमने 5 का स्केल लिया है, यानी 10 लाइन्स में हमने 5 को लिया है, तो हम क्या करेंगे कि 2 लाइन चलेंगे और 1 करेंगे काउंट। तो 31.8 है तो ऑलमोस्ट 32 हो गया है, तो 30 के बाद हमने एक लाइन चले हैं और उसको हमने 2 काउंट कर लिया है। ठीक है, एक लाइन चलने पर हमें 2 काउंट करना है, क्योंकि 10 लाइन में हमने 5 लिया है। तो इस तरह से हम लेंगे। फिर न्यूरोसाइकेट्रिक में 25.4, ठीक है, तो 25 के आगे हम 2 लाइन चलेंगे, 25.4 हो जाएगा। वैसे 25.2 होता है 2 लाइन में, लेकिन यहाँ पे हमने स्केल 5 का लिया है तो जस्ट हाफ हो गया है। तो एक लाइन चलने में 2 होता है, 2 लाइन चलने में 4 हो जाएगा। तो 25 के बाद 2 लाइन हो जाएंगी 25.4। इसके बाद है 12.4। तो अब 10 के बाद 1 चलेंगे तो हो जाएगा ये यहाँ पर जो 10 और 15 का मिड पॉइंट है बच्चों, दैट इज़ 12.5। ठीक है ना, क्योंकि एक में हमने 5 लिया तो आधे में 2.5 हो जाएगा, और 12.5 को ही हम 12.4 मान लेंगे, क्योंकि देयर इज़ नो अदर वे, अप्रॉक्सीमेटली हम रिप्रेजेंट कर देंगे। इसके बाद कार्डियोवास्कुलर में 4.3, तो यहाँ हो गया अपना 2.5 मिड पॉइंट पे, और 5 से पहले होगा 4.8, उससे पहले 5 से जस्ट पहले वाली लाइन होगी 4.8, क्योंकि एक में 0.2 चल रहे हैं हम। उससे एक और पहले होगी 4.6, उससे एक और पहले होगी 4.4। ठीक है, तो 4.4 को हम 4.3 मान लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये 7th लाइन होगी बच्चों 4.4, उसको हमने 4.3 ले लिया है कार्डियोवास्कुलर, और उससे जस्ट एक पहले हम ले लेंगे 4.1, दैट इज़ रेस्पिरेटरी कंडीशन। तो ये 4.1 आ जाएगा जस्ट एक लाइन पहले, यानी 6th लाइन पे। ठीक है, अदर कॉजेज में 22, तो 10 लाइन में हमने 5 लिए हैं, तो 1 लाइन में होंगे 5/10 यानी 0.5। तो 20 के बाद जब हम पहली लाइन चलेंगे तो हो जाएगा 20.5, दूसरी लाइन चलेंगे तो हो जाएगा 21, तीसरी लाइन चलेंगे तो हो जाएगा 21.5, और चौथी लाइन हो जाएगा 22। ठीक है, तो यही हम करेंगे। 20 के बाद 4th लाइन हो जाएगी 22। ये हो गया अपना 22। ठीक है, तो इस तरह से हमने दिखा दिया है। थोड़ा अनयूजुअल डेटा था तो थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन फिर भी हमने स्केल लिया है 5 का। तो ध्यान रखना, जब 5 का स्केल लेते हैं तो 2 लाइन चलने पर एक काउंट होता है। तो 20 के बाद 2 लाइन पर हो गया 21, और उसके बाद और 2 लाइन पर हो गया 22। ठीक है बच्चों, ये है वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं 31.8, 25.4, 12.4, 4.3, 4.1 एंड 22। ठीक है, इसका उसने कहा है कि विच कंडीशन इज़ द मेजर कॉज, तो हमें दिख रहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, ठीक है, इज़ द मेन कॉज। और फिर कहा है कि ट्राई टू फाइंड आउट, तो ये तो एक्टिविटी आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करनी है कि कौन से 2 कॉज हो सकते हैं